हाँ, लास्ट जो सेशन था उसमें हम लोग आउट ऑफ 16 MCQ 13 MCQ डिस्कस कर चुके थे ऑफ योर सैम्पल पेपर रिकमेंडेड बाय CBSE 2025। अब हम नेक्स्ट 14 क्वेश्चन पर बात करेंगे। ये भी और 15 16 ये सब असर्शन रीजन वाले हैं, बहुत इरिटेटिंग होते हैं यूजुअली बच्चों के लिए। क्या कहा जा रहा है 14 में कि इन अ हाइड्रोजन एटम देयर इज ओनली वन इलेक्ट्रॉन बट इट्स एमिशन स्पेक्ट्रम शोज मैनी लाइन्स। ये बात सही है, एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड फैक्ट है ये कि आपने क्या किया कि यहाँ पर जैसे सपोज करिए एक कोई क्यूब या एक कोई रूम इमेजिन करिए और उस रूम में हाइड्रोजन गैस एज्यूम कर लीजिए, हाइड्रोजन गैस के मॉलिक्यूल हैं ये, मॉलिक्यूल क्या एटम कहिए ज़्यादा बेहतर होगा। और फिर इसमें आपने क्या किया कि फोटॉन्स क्या किए, इंसिडेंस करवाए, लाइट आ रही है हाइड्रोजन के एटम से टकरा रही है, ठीक है। और इसके बाद में इसके अंदर के जो एटम है वो एक्साइटेड हो गए, एक्साइटेड स्टेट में आ गए। एक्साइटेड स्टेट में आने के बाद क्या होगा, यू ऑल नो कि थोड़ी ही देर के बाद में ये जो आपके एटम्स हैं ये स्टेबिलिटी अचीव करेंगे, और स्टेबिलिटी अचीव करेंगे जब, तो वो जो एनर्जी एब्जॉर्ब किए थे वो एमिट करेंगे। तो ये क्या बात हुई है, फालतू का टाइम पास नहीं लग रहा कि एनर्जी आई और फिर एनर्जी एमिट हो गई, तो ये सब कराया क्यों, ये फालतू का टाइम पास नहीं है। इधर ये जो एब्जॉर्प्शन है उसमें एक ही लाइन मिलेगी और एमिशन में बहुत सारी लाइन मिलेंगी। यहाँ पर जैसे अगर हम स्क्रीन लगाएं तो स्क्रीन में बहुत सारी वेवलेंथ आपको मिलेंगी, मतलब बहुत सारी प्रकार की लाइट मिलेगी। एक ही प्रकार की लाइट आ रही है और जो मिल रही है वो तरह तरह की लाइट मिल रही है। एब्जॉर्प्शन में एक ही लाइन है, एमिशन में 2 महीने। तो इस कहानी को हम बोहर के मॉडल पे समझ सकते हैं। बोहर ने क्या कहा कि जब लाइट आती है, जब फोटोन आते हैं, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है पहले तो ग्राउंड स्टेट में ही होता है, उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। इलेक्ट्रॉन बाहर से आई हुई लाइट को एब्जॉर्ब कर लेता है और हायर स्टेट पे चला जाता है। यहाँ पर n बराबर 3 पे आ गया, ये एब्जॉर्प्शन हो गया, एक ही लाइन बनेगी एब्जॉर्प्शन में। अब एमिशन में जब होगा तो कैसा होगा कि लाइट जब इलेक्ट्रॉन जब वापस आएगा n बराबर 3 से, उसको आखिरी में ग्राउंड स्टेट पे आना है, n बराबर 1 पे आना है, तो 1 पर आएगा तो ऐसे आ सकता है एक तरीका, एक ऐसे आ सकता है दूसरा तरीका, और एक ऐसे आ सकता है तीसरा तरीका। यानी कि कितनी लाइनें मिलेंगी एमिशन में, 3 लाइनें मिलेंगी। इसके लिए फॉर्मूला भी होता है n(n-1/2)। n की वैल्यू अगर हम यहाँ 3 रख लें तो 3 × 2/2, देखो 3 आ गया। लेकिन एक सोचने वाली बात है, वहीं से असर्शन रीजन क्रिएट किया गया है कि जो अगर आने वाला इलेक्ट्रॉन पहले n से 3 से 2 पे आ गया, फिर 2 से 1 पे आ गया, तो ये तीसरी वाली लाइन वो कैसे मिलेगी भाई। वो या अगर वो सीधा सीधा आ जाए 3 से 1 डायरेक्ट, तो फिर ये वाली जो पॉसिबिलिटीज़ है वो कैसे संभव है। अगर वो ब्रेक करके आए तो डायरेक्ट वाली लाइन फिर नहीं आनी चाहिए। सारी 3 की तीनों ही लाइनें ये कैसे मिल जाएंगी, तो इसका जवाब ये है कि पिक्चर में एक ही एटम नहीं है, यहाँ पर न जाने कितने करोड़ों की संख्या में हाइड्रोजन के एटम हैं। तो एक एटम पर्टिकुलर अगर हम बात करें तो वो या तो ये वाली कहानी अगर बना दिया कि उसके अंदर का इलेक्ट्रॉन 3 से 1 पे आ गया, तो फिर ये वाली लाइन वो जनरेट नहीं कर सकता। और अगर उसने ये वाली लाइनें जनरेट कर दी तो वो ये वाली लाइन जनरेट नहीं कर सकता। लेकिन एक ही एटम तो है नहीं पिक्चर में, न जाने कितने एटम हैं। तो एक एटम ये वाली कहानी बनाएगा तो उसके द्वारा एक लाइन क्रिएट हो गई, और दूसरा एटम ये वाली कहानी बनाएगा,
उसके द्वारा 2 और लाइन क्रिएट हो गई। कुल मिलाकर के जो आप ये फॉर्मूला बताए हो, इसमें से 3 अगर आंसर आ रहा है तो इन टोटल 3 लाइन मिलेंगी। उसके लिए कितने एटम यूज होंगे उसकी चिंता ना करें, क्योंकि एटम की कमी नहीं है। इवन आप 1 ग्राम भी हाइड्रोजन ले लोगे तो ना जाने कितने मोल, कितने तो नहीं, ना जाने कितने मॉलिक्यूल, कितने एटम हो गए। तो फिर नंबर ऑफ लाइंस की कमी नहीं होगी, वो लाइंस लेकिन 3 कैटेगरी में होंगी। अब आप रीजन पढ़ लीजिए, समझ में आ जाएगा। इन गिवन सैंपल हाइड्रोजन देयर आर मैनी एटम्स ईच कंटेनिंग 1 इलेक्ट्रॉन। मैनी एटम ये कीवर्ड है, जो मैंने समझाया एक्सप्लेन किया उससे कनेक्ट हो रहा है। 1 इलेक्ट्रॉन, हेंस मैनी इलेक्ट्रॉन्स इन डिफरेंट एटम मे इन डिफरेंट ऑर्बिट। तो असर्शन एंड रीजन बोथ आर करेक्ट एंड करेक्टली एक्सप्लेनिंग। नाउ मूविंग नेक्स्ट 15 में क्या कहा जा रहा है? असर्शन सेइंग व्हाट कि न्यूक्लियाई हैविंग मास नंबर अबाउट 60 आर लीस्ट स्टेबल। ये बहुत गलत बात इन्होंने बोली है। ये गलत बात इसलिए है क्योंकि इस रीजन में तो जो न्यूक्लियस होते हैं वो लीस्ट नहीं मोस्ट स्टेबल होते हैं। इनफैक्ट आपको याद करके भी जाना होता है कि 56 ये जो होता है ना, आयरन के अराउंड बात करें अगर तो ये आपका जो आयरन होता है ये मोस्ट स्टेबल के अराउंड होता है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन वाला कर्व आप पिक्चर में लाइए, शायद कनेक्ट नहीं कर पा रहे होंगे आप, अभी मैंने बताया नहीं ऐसा। ये आपका कहानी ऐसे होता है कि शुरुआत में जो कर्व होता है वो बहुत तेज़ी से ऊपर को आता है, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन, और इसी को आप स्टेबिलिटी भी कह सकते हो। वो बढ़ती है बहुत तेज़ी से। फिर जो है स्टेबिलिटी जो है लगभग कांस्टेंट रहती है। ये वाला पार्ट है, इसमें स्टेबिलिटी में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट नहीं हो रहा है। फिर बाद में वो थोड़ा थोड़ा कम भी होती है। ये जो बीच का रीज़न है, ये जो बीच के लोग हैं ये बहुत स्टेबल होते हैं। यहाँ पर क्या है, स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा होती है। यहाँ पर 60 ये आपको याद भी रखना है। आयरन की बात हो रही है, 60 क्या 56 ज़्यादा प्रीफर किया जाता है, लेकिन राउंड ऑफ करके बात करें तो 60 हो गया। और इसके बाद जो पहला वाला रीज़न है, यहाँ पर स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है। इसी के करस्पॉन्डिंग जो है फ्यूज़न वाली स्टोरी आती है। और जो तीसरा रीज़न है वहाँ भी स्टेबिलिटी बिल्कुल नहीं है, उसी के करस्पॉन्डिंग फ्यूज़न वाली स्टोरी आती है। क्यों आती है, क्या होती है? देखो यहाँ पे जो न्यूक्लियस है ये है छोटे छोटे और स्टेबल नहीं है। और रीजन 2 में न्यूक्लियस है मध्यम साइज के, बीच के, बहुत बड़े भी नहीं है बहुत छोटे भी नहीं है। तो अगर 2 छोटे छोटे न्यूक्लियस यहाँ के मिल जाएं और एक बड़ा न्यूक्लियस बनेगा तो मीडियम साइज का न्यूक्लियस बीच की रीजन में आया, स्टेबिलिटी बढ़ गई। स्टेबिलिटी बढ़ाना ही तो अल्टीमेट हम सभी लोगों का ऑब्जेक्टिव है। तो यहाँ पर इसके लिए 2 छोटे छोटे न्यूक्लियाई कंबाइन होकर एक मीडियम साइज न्यूक्लियाई बना सकते हैं, यानी कि फ्यूजन हो गया। एंड यहाँ एक बहुत हैवी न्यूक्लियाई है, वो 2 छोटे छोटे मीडियम साइज के न्यूक्लियाई में ब्रेक हो जाएगा तो भी स्टेबिलिटी बढ़ जाएगी। इसी को कहते हैं फिजन। तो फिजन एंड फ्यूजन बोथ आर फॉर अचीविंग स्टेबिलिटी एंड स्टेबिलिटी वेयर इट इज इन मिड रेंज। तो छोटे छोटे मिलकर बड़ा बना सकते हैं, बड़ा टूट के छोटा हो सकता है। अब आप पढ़ लीजिए, समझ में आएगा कि असर्शन, ये तो पहले ही मैंने कह दिया, यहाँ लीस्ट वर्ड है, ये गंदी बात है इसलिए गलत है। और रीजन व्हेन 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइंड इनटू अ हैवी न्यूक्लियस देन बाइंडिंग एनर्जी विल डिक्रीज। ये भी कितनी बेकार की बात करी है इन्होंने, कितनी गलत बात है। बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन डिक्रीज स्टेबिलिटी, इसको जब आप यहाँ पर रीड कर रहे हैं तो इसकी जगह स्टेबिलिटी रीड करिए। स्टेबिलिटी विल डिक्रीज, नो, स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी किसी प्रोसेस में तो फिर वो प्रोसेस होगी ही क्यों? प्रोसेस तो वो होगी जिसमें स्टेबिलिटी इंक्रीज करे। तो व्हेन 2 और मोर लाइट न्यूक्लियाई कंबाइन टू मेक अ हैवियर न्यूक्लियाई वी से इट इज फ्यूजन एंड दैट टाइम स्टेबिलिटी या यू कैन से बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन will not decrease, will increase। तो रीज़न ये भी गलत है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है ये, यहाँ पे कह रहे हैं डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ फ्रीली फॉलिंग बॉडी कीप्स डिक्रीजिंग विद टाइम।
असर्शन में कह रहे हैं कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ, बात करो एक पार्टिकल की जो ग्रेविटी के इन्फ्लुएंस में फ्रीली फॉल कर रहा है। ये लीजिए, मैंने पार्टिकल एक बनाया, बिगिनिंग में इसको u0 दे रखा है मैंने, लेकिन ग्रेविटी इसको खींचेगी तो u0 नहीं रहेगा, इसका v जो है वो बढ़ेगा। इसका v किस रेट से बढ़ेगा, यानी एक्सेलरेशन कितना होगा, वो g के बराबर होगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें पॉइंट ए पर, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ कितनी होगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ कभी भी निकालना होता है तो वो तो h/p होता है। p क्या होता है, मोमेंटम होता है, वो क्या होता है, मास इनटू वेलोसिटी। क्या ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ आगे भी उतनी ही रहेगी। पॉइंट बी पर अगर हम आकर के बात करें तो क्या वेलोसिटी चेंज नहीं हो जाएगी, वी डैश माने मान लिया तो h/m, वी नहीं वी डैश हो जाएगा। वी डैश ये ज़्यादा है, वी डैश ये ज़्यादा है, मोमेंटम बाद में ये ज़्यादा हो जाएगा, तो डी ब्रॉगली वेवलेंथ ये ज़्यादा नहीं ये कम हो जाएगी। डी ब्रॉगली वेवलेंथ मोमेंटम की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं होती है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। जो मोमेंटम अगर बढ़ गया तो जो वेवलेंथ है वो कम हो जाएगी। तो जैसे जैसे पार्टिकल आपका नीचे को आता जाएगा वैसे वैसे उसमें जो वेवलेंथ है वो कम होती जाएगी। अब आप देख लीजिए, असर्शन जो कह रहे हैं क्या सही है, डी ब्रॉगली वेवलेंथ बॉडी डिक्रीजिंग, ये तो सही है। मोमेंटम ऑफ द फ्रीली फॉलिंग बॉडी इंक्रीजेस, ये भी सही है। तो यहाँ पर जो पहले असर्शन का एक्सप्लेनेशन है क्या वो मोमेंटम से के टर्म में ही हुआ है ना, तो रीज़न सही भी है और करेक्टली एक्सप्लेन भी कर रहा है। ए ऑप्शन यहाँ पर हमें टिक करना होगा। हालांकि कुछ लोगों को दिक्कत आती है, इंक्लूडिंग मी एज वेल, ए एंड बी, कि रीज़न एक्सप्लेन कर रहा है असर्शन को या नहीं। मतलब ये तो वो समझ जाते हैं लोग कि असर्शन सही है, रीज़न भी सही है, रीज़न असर्शन को एक्सप्लेन कर रहा है या नहीं करेक्टली। इस बात में लोगों को अक्सर दिक्कत आती है, इंक्लूडिंग मी। उसका कारण ये है कि पर्टिकुलर किसी चीज़ को एक्सप्लेन करने का जो तरीका है, एक ही चीज़ को एक्सप्लेन करने का तरीका पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। तो एग्जामिनर ने रीज़न को असर्शन का एक्सप्लेनेशन माना है अगर, तो वो अपने हिसाब से जो सोच रहा है, एक्सप्लेन कर रहा है, वो इसका एक्सप्लेनेशन का तरीका है। हमारे एक्सप्लेनेशन के तरीके के बेसिस पर जो रीज़न है वो एक्सप्लेनेशन को एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, ये भी संभव है। अब मेरे पास पैसा नहीं है वरना मैं इस पर केस कर दूं। तो ये ए और बी ऑप्शन में जो कन्फ्यूज़न कराते हैं ये आना बंद हो जाए, क्योंकि ये जो लोग अगर कन्फ्यूज़न हो रही है ए और बी में, तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि आपको कम आता है, दूसरा ये भी तो हो सकता है कि आपको ज़्यादा आता है। आपको बहुत ज़्यादा आता होगा तो एक्सप्लेन करने का तरीका एग्जामिनर के कंपेयर में आपका अलग होगा। इन दैट सिचुएशन माइट भी हो सकता है कि जो रीज़न पार्ट है असर्शन को ठीक से एक्सप्लेन ना कर पा रहा हो। तो ये तो एक लंबा डिस्कशन है, आर्गुमेंट है। अब हमारे पास पैसा नहीं है, वकील नहीं है, हम केस नहीं कर सकते हैं, तो हम लोगों को काम चलाना पड़ेगा। काम चलाने के लिए ये कहा जा सकता है कि भाई जो अगर रीज़न है असर्शन के इर्द गिर्द है, करेक्ट होने के बाद वो अगर उसके अराउंड है, थोड़ा बहुत भी एक्सप्लेन कर रहा है, तो आपको ऑप्शन ए की तरफ ही जाना पड़ेगा। ये अप्रोच होनी चाहिए, इससे आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी। अब इसके बाद जो है वो सेक्शन बी है। सेक्शन बी एमसीक्यू नहीं है, इसमें आप लोग बस थोड़ा ये देखिएगा, पीडीएफ को एक्सेस जब कर लीजिएगा, सॉल्व तो पूरा करना ही है, सब कुछ करना है, ईमानदारी पूर्वक ढंग से सॉल्व करना है बिल्कुल, और उसके अराउंड इर्द गिर्द जो वेरिएशन है उन पर भी फोकस करना है, ठीक उसी प्रकार से जैसे मैंने एमसीक्यू बताए। लेकिन जो काम नहीं यूजुअली होता है कोचिंग्स में, स्कूल में होता है। स्कूल ये उन बच्चों के लिए बात वैलिड है जो डमी स्कूल टाइप का लेके चलते हैं। स्कूल में तो फिर अच्छे से सिखा दिया जाता है कि अगर किसी प्रश्न में 2 नंबर मिलने हैं तो उसको तोड़ करके आधा 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 कहाँ कहाँ मिलेगा, फार्मूला लिखने का एक आधा नंबर और कैलकुलेशन का आधा नंबर, फाइनल आंसर का आधा नंबर, ये सब भी आप ज़रूर देख लीजिएगा।
बहुत ज़रूरी रहेगा। उससे क्या होगा कि आपको ये आइडिया लग जाएगा कि आपको आंसर आता है, लेकिन एग्ज़ाम में प्रेजेंट कैसे करना है। ये बड़ा इशू रहता है 10वीं और 12वीं के बच्चों में कि नॉलेज होती है, उसके बाद भी उनके नंबर नहीं आते हैं, क्योंकि वो स्टेप्स बाउंस कर देते हैं, स्टेप्स बीच के दिखाते नहीं हैं और सीधे आंसर लिख देते हैं, फिर उनको कहते हैं कि नंबर नहीं मिले हमको। हाँ, इसमें एक और बात है कि सीधे आंसर लिख देंगे तो भी आपको नंबर मिल सकते हैं। अब आप थोड़ी देर के लिए कॉपी चेक करने वाले के फ्रेम में आइए। कॉपी चेक करने को होगा अगर आपको, तो यार बताओ, इतने सारे क्वेश्चन हैं और इतने सारे बच्चे हैं, इतना सारा कुछ है, और उसका हमें चेक करना थोड़ा इरिटेटिंग काम नहीं है। ये पब्लिकली मुझे खैर नहीं बोलना चाहिए, लेकिन है तो है, इरिटेटिंग काम है। तो फिर यहाँ पर ज़्यादातर परिस्थितियों में लोग क्या सोचते हैं, क्या कि ऐसा करते हैं, बहुत ज़्यादा हम एक एक शब्द पढ़ने पर फोकस ना करें और ये देखें कि बच्चे का आंसर आया कि नहीं आया। तो वही करते हैं, पहले देख लेते हैं आंसर। जो अगर आंसर आ गया तो फिर बीच के स्टेज पर विशेष तवज्जो नहीं देते हैं, फिर वो जो है ना पूरा नंबर दे देते हैं। वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि आपका अगर नॉलेज लेवल अच्छा है तो आप आए जो प्रश्न है स्पेशली न्यूमेरिकल, उसका आंसर किसी दूसरे मेथड से भी चेक कर लें, सही है कि नहीं। अगर आंसर सही है तो बीच के स्टेप्स में आप खेल जाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नंबर आपको मिल जाएगा। लेकिन अगर आंसर सही नहीं है तब फिर आप फरियाद भी करते हो कि स्टेप मार्किंग सर जी कर दीजिए ताकि पास हो जाए हम लोग। तो फिर वहाँ पर स्टेप्स जरूर लिखिए, कैलकुलेशन वगैरह बीच के स्टेप्स में जो जो आपको ऐसा लगता है कि बिल्कुल सही है, जो चीज़ लगता है गड़बड़ है या गलत हो सकती है, उसको आप नेगेटिवली हाईलाइट करिए। मतलब कुछ ऐसा गंदी संदी राइटिंग में लिख दीजिए कि पढ़ने में ना आए। ये सब मुझे बताना नहीं चाहिए इस तरह से, लेकिन होता है, ऐसे ही करते हैं मोस्टली लोग। और जो आपको चीज़ आती है, ये मैं पार्शियल मार्किंग की कहानी बता रहा हूँ, अगर आपका आंसर सही है तो पार्शियल मार्किंग के सीन लगभग ख़त्म हो जाते, पूरे नंबर मिलते हैं। लेकिन अगर आपका फाइनल आंसर लगता है आपको कि गलत हो सकता है, तो फिर आप स्टेप या पार्शियल मार्किंग को डिमांड कर रहे हो, तो वो डिमांड तब फुलफिल होगी जो आप वो स्टेप्स को हाईलाइट करें जो लगता है कि सही है, और जो लगता है गलत हो सकते हैं उनको आप गंदी संदी राइटिंग में लिख दीजिए, ऐसा कुछ कि पढ़ने में ना या ना लिखिए। तो ये कुछ ट्रिक्स हैं अच्छा स्कोर करने की, आई होप आपको काम आएंगी। ये पूरा पेपर है, आप चाहिए तो इसी PDF से एक्सेस करिएगा, क्योंकि उसका बेनिफिट ये है कि क्वेश्चन के ही नीचे पूरा आंसर लिखा हुआ है, तो आपको अलग अलग फाइल ओपन करने की, ये सब करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। बाकी आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कर ज़रूर लीजिएगा। और किसी प्रकार की अगर बोर्ड के पर्सपेक्टिव से आपको और हेल्प चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू बेटा।